नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे कि कैसे एक नई धातु लोहे ने प्राचीन भारतीय समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं था, नहीं, ये एक सामाजिक क्रांति थी। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम दो अलग-अलग युगों की तुलना से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे लोहे ने आकर सब कुछ बदल दिया और कैसे समाज का पूरा ढांचा ही बदल गया, और आखिर में हम इसकी आज तक की विरासत को समझेंगे। तो सवाल यही है कि भाई, एक टेक्नोलॉजी में बदलाव समाज को इतनी गहराई से कैसे बदल सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हम जा रहे हैं वैदिक काल में, एक ऐसा दौर जो भारत के इतिहास में एक बहुत ही जरूरी मोड़ था। और हम देखेंगे कि यह दौर कैसे दो अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था। देखिए, इस पूरे दौर को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, प्रारंभिक वैदिक काल, जो करीब 1500 ईसा पूर्व शुरू हुआ, और दूसरा, उत्तर वैदिक काल, जिसकी शुरुआत करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई। और यही वो वक्त था जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारी पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, किसी भी बदलाव को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई पहले क्या था। तो चलिए देखते हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था। इस दौर की जो सबसे दिलचस्प बात थी वो ये कि समाज कितना लचीला और बराबरी पर आधारित था। लोग ज्यादातर पशु पालते थे और सहयोग से रहते थे। और सबसे खास बात, किसी का वर्ण या वर्ग उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम से तय होता था। मतलब कोई भी अपनी मेहनत से समाज में अपनी जगह बदल सकता था। और यही बात महिलाओं की स्थिति पर भी लागू होती थी। ऋग्वैदिक काल में उनका समाज में बहुत सम्मान था। वो पढ़ लिख सकती थीं, अपना जीवन साथी खुद चुन सकती थीं और सामाजिक सभाओं में भी हिस्सा लेती थीं। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर ये पूरी तस्वीर बदलने वाली है। और देखिए, इस बात का इससे बेहतर सबूत क्या हो सकता है। ऋग्वेद की ये लाइन साफ साफ बताती है कि किसी का काम उसके जन्म से बंधा नहीं था। एक ही परिवार में लोग अलग अलग काम कर सकते थे। मतलब समाज में आगे बढ़ने की पूरी आजादी थी। तो अब एंट्री होती है उस असली गेम चेंजर की, जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो थी लोहे की टेक्नोलॉजी। तो लोहा इतना बड़ा बदलाव क्यों लाया? जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, ये कांस्य या तांबे से कहीं ज्यादा सख्त और धारदार था। हाँ, इसे पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी चाहिए थी। पर जब ये तकनीक आ गई तो इससे बने औजार कमाल के थे। और सबसे बड़ी बात, इसका कच्चा माल यानी लौह अयस्क लगभग हर जगह मिल जाता था। पर एक बड़ा सवाल उठता है, ये जो लोहे की टेक्नोलॉजी थी, ये आई कहां से? क्या ये यहीं भारत में बनी या बाहर से आई? इस पर दो मुख्य थ्योरीज हैं। एक कहती है कि ये तकनीक बाहर से आई, शायद आर्यों के साथ। लेकिन दूसरी थ्योरी, जिससे अब ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं, वो ये है कि इसका विकास यहीं भारत में ही हुआ था, क्योंकि यहाँ लोहे के अयस्क की कोई कमी नहीं थी। तो अब हम कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर आते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक औजार ने पूरे समाज को बदल दिया। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। एक के बाद एक चीजें बदलती गईं। लोहे की मजबूत कुल्हाड़ियों से गंगा के मैदानों के घने जंगल साफ किए गए। लोहे के हल से गहरी जुताई होने लगी, जिससे फसलें पहले से कहीं ज्यादा होने लगीं। और इतिहास में पहली बार जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा हुआ, और इसी फालतू अनाज ने बड़े बड़े राज्यों और शहरों को जन्म दिया। अब देखिए, इस नए बड़े समाज को चलाने के लिए एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ी। और यहीं पर वर्ण व्यवस्था, जो पहले काम पर आधारित थी, वो अब जन्म पर आधारित एक सख्त सामाजिक सीढ़ी में बदल गई। तो समाज को इन 4 वर्णों में बांट दिया गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जो पूजा पाठ और ज्ञान का काम करते थे। फिर क्षत्रिय, जो शासक और योद्धा थे। उनके बाद वैश्य, यानी व्यापारी और किसान। और सबसे आखिर में शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना था। और अब ये सब जन्म से तय होने लगा। पर यह सामाजिक बदलाव यहीं नहीं रुका। इसका एक और शायद ज्यादा दुखद नतीजा भी निकला, और वो था महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट। चलिए जरा इन दोनों युगों की सीधी तुलना करते हैं। जहां ऋग्वैदिक काल में महिलाएं पढ़ लिख सकती थीं और समाज में उनकी आवाज थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में उनसे ये सारे अधिकार छीन लिए गए। उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, सभाओं में उनका आना जाना रोक दिया गया, और हद तो तब हो गई जब ग्रंथों में बेटी के जन्म को ही दुख का कारण बताया जाने लगा। अब जरा इस बात को सुनिए, ये बात वाकई चौंकाने वाली है।
मैत्रायणी संहिता जैसे उत्तर वैदिक ग्रंथ में महिलाओं की तुलना जुए और शराब जैसी बुराइयों से की गई। ये उस वक्त की बदली हुई सोच को साफ साफ दिखाता है। जब हम ऐसी पुरानी कलाकृतियों को देखते हैं तो ये सिर्फ पत्थर नहीं होते, ये हमें उस समय के समाज की एक झलक देते हैं। ये पत्थर पर लिखी वो कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि उस वक्त समाज का ढांचा कैसा था और नियम कायदे क्या थे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ गुजरे हुए वक्त की बात नहीं है, बल्कि इससे हमें एक ऐसा सबक मिलता है जो आज भी उतना ही सच है। अगर हम सारी बातों को एक जगह रखें तो लोहे के आने से खेती बढ़ी और शहर बसे। इस टेक्नोलॉजी के बदलाव ने समाज का पूरा ढांचा ही बदल दिया। वर्ण व्यवस्था काम की जगह जन्म पर आधारित हो गई और महिलाओं का दर्जा समाज में बहुत नीचे गिर गया। सोचिए, एक धातु ने समाज का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और यही सबसे बड़ी सीख है। टेक्नोलॉजी कभी सिर्फ औजारों के बारे में नहीं होती, ये हमेशा समाज को बदलती है और इसके नतीजे अक्सर बहुत पेचीदा होते हैं और हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होते। तो सोचिए, ये 3000 साल पुरानी कहानी हमें आज के बारे में कितना कुछ बताती है। और ये हमें एक ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की टेक्नोलॉजी, चाहे वो इंटरनेट हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारे समाज को, हमारे रिश्तों को और हमारे जीने के तरीके को कैसे बदल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत